हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज हम देखेंगे व्हाट इज़ असेसमेंट फॉर लर्निंग एंड एक्सप्लेन द रोल ऑफ टीचर इन असेसमेंट फॉर लर्निंग। तो फ्रेंड्स, हमने असेसमेंट फॉर लर्निंग पढ़ लिया था, उसके बारे में समझ लिया था, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स भी देख लिया था। तो ये सेकंड चैप्टर चल रहा है, फर्स्ट चैप्टर हम पढ़ चुके हैं। तो उन सारी वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के नीचे दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वहाँ से देख लेना अगर नहीं देखा होगा। ओके, सो फटाफट स्टार्ट करते हैं। देखिए, असेसमेंट क्या है? इज़ द सेंटर ऑफ द स्टूडेंट्स एक्सपीरियंस। जो स्टूडेंट्स का एक्सपीरियंस है वो देखने के लिए सेंटर में होता है। मतलब कि असेसमेंट कब किया जाता है? बच्चे का एक्सपीरियंस चेक करने के लिए। इट प्रोवाइड्स अ मीन्स ऑफ इवेल्युएटिंग स्टूडेंट प्रोग्रेस। ये क्या है? एक साधन है, एक मीन्स है जो कि बच्चों का अचीवमेंट और उसकी प्रोग्रेस इवेल्युएट की जाती है, उसका आकलन किया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है। ओके, तो हमने ये सब पहले पढ़ लिया, समझ लिया, पर थोड़ा अलग है इसलिए पढ़ लिया। असेसमेंट फॉर लर्निंग एंड असेसमेंट एज लर्निंग अप्रोचेस इन पर्टिकुलर हेल्प। देखिए, जो असेसमेंट फॉर लर्निंग है, जो अधिगम के लिए आकलन होता है, वो क्या है? लर्निंग अप्रोचेस है, देखने के लिए बच्चों का लर्निंग क्या दृष्टिकोण है, वो देखने के लिए, बच्चों की लर्निंग कहाँ तक हो रही है वो देखने के लिए ये हेल्प करता है टीचर एंड स्टूडेंट्स को कि उनकी जो करेंट अंडरस्टैंडिंग है, जो अभी वो पढ़ रहे हैं, जो उनकी अभी की लर्निंग में जो उनकी समझ है, इज़ अ सुटेबल बेसिस फॉर फ्यूचर लर्निंग। वो फ्यूचर लर्निंग के लिए सुटेबल है या नहीं है, वो एक सुटेबल आधार है या नहीं है उनकी फ्यूचर लर्निंग के लिए, वो देखने के लिए, वो चेक करने के लिए असेसमेंट फॉर लर्निंग किया जाता है। ओके, टीचर्स यूजिंग देयर प्रोफेशनल जजमेंट इन अ स्टैंडर्ड्स रेफरेंस्ड फ्रेमवर्क। देखिए, टीचर क्या करता है इसमें? फॉर्मल इनफॉर्मल तरीके से बच्चों का असेसमेंट करता है और प्रोफेशनल उन्हें जज करता है प्रोफेशनली तरीके से कि उनका स्टैंडर्ड क्या है, उनका जो एक फ्रेमवर्क बनाता है कि उनको किस लेवल तक होना चाहिए, किस लेवल तक की उनकी लर्निंग होनी चाहिए और किस लेवल तक की उनकी लर्निंग है, और अगर वहाँ तक नहीं है तो उसके आगे की लर्निंग उस लेवल तक कैसे पहुँचनी चाहिए। एक क्राइटेरिया फिक्स करता है टीचर। ओके, और इससे क्या होता है? आर एबल टू एक्सटेंड द प्रोसेस ऑफ असेसमेंट फॉर लर्निंग इनटू द असेसमेंट ऑफ लर्निंग। तो इससे टीचर क्या करता है? बच्चे का असेसमेंट करने के लिए, उसकी लर्निंग करने के लिए, और ज़्यादा उसकी लर्निंग एक्सटेंड हो, ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े उसकी लर्निंग, इसके लिए असेसमेंट किया जाता है क्लास के बीच बीच में। उसी को कहते हैं असेसमेंट फॉर लर्निंग। असेसमेंट फॉर लर्निंग इज़ द प्रोसेस ऑफ सीकिंग इंटरप्रेटिंग। देखिए, असेसमेंट फॉर लर्निंग क्या है? इसका मतलब है कि पता लगाना, सीकिंग मीन्स पता लगाना, इंटरप्रेटिंग और एक्सप्लेन करना, एविडेंस जुटाना, कि बच्चों का फीडबैक के थ्रू वो एविडेंस देखते हैं कि फीडबैक क्या आया, फिर उन्हें एक एविडेंस मिलता है कि बच्चों की लर्निंग कहाँ तक है, और इससे क्या होता है? इज़ यूज बाय लर्नर्स एंड देयर टीचर्स टू डिसाइड। इससे टीचर्स जो होते हैं और लर्नर्स होते हैं, वो दोनों डिसाइड करते हैं कि उनकी लर्निंग कहाँ तक है, वेयर दे नीड टू गो एंड हाउ बेस्ट टू गेट देयर, और उन्हें कहाँ तक जाने की ज़रूरत है, मतलब उनकी लर्निंग किस लेवल पे है और किस लेवल तक उन्हें पहुँचना है, और कैसे पहुँचना है, बेस्ट क्या होगा, कैसे उस बेस्ट लेवल तक पहुँच सके, और अपनी जो उनका टारगेट है उसे कैसे अचीव कर सके, इसलिए किया जाता है असेसमेंट फॉर लर्निंग। ओके, अकॉर्डिंग टू एनी डेविस 2000 में उन्होंने एक दिया है डेफिनेशन, तो हम देख लेते हैं। असेसमेंट फॉर लर्निंग इज़ ऑनगोइंग। ये क्या है? ऑनगोइंग प्रक्रिया है, बीच बीच में, मैंने बताया क्लास में चल रहता है लेक्चर, जो भी टीचर ले रहा है क्लास, और बीच बीच में उनका असेसमेंट करता जाता है, उनका डायग्नोस करता रहता है, उन्हें चेक करता रहता है, और उन्हें रेगुलेट करता रहता है कि बच्चा कैसा पढ़ रहा है, उसकी लर्निंग है सही या नहीं है। ओके, एंड रिक्वायर्स डीप इन्वॉल्वमेंट। बच्चों के यहाँ पे क्या चाहिए? डीप इन्वॉल्वमेंट चाहिए लर्नर इन क्लैरिफाइंग आउटकम। तभी उसका आउटकम क्या है, क्या रिजल्ट है, वो कैसे पढ़ रहा है, उसे क्या समझ में आ रहा है, वो चीज़ वो टीचर यहाँ से समझता है। जैसे कि अगर वो ध्यान से नहीं पढ़ रहा है तो टीचर क्या पढ़ा रहा है उसमें वो समझा या नहीं समझा पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि उसका ध्यान, उसका अटेंशन, दिमाग उसका उधर है ही नहीं। ठीक है, तो इसके लिए क्लियर भी नहीं हो पाएगा कि उसको समझ में आया या नहीं समझ में आया। ओके, मॉनिटरिंग ऑनगोइंग लर्निंग। उन्हें मॉनिटर करते रहना, उन्हें रेगुलेट करते रहना, उन पे ध्यान देते रहना। ऑनगोइंग लर्निंग, कंटिन्यूस प्रोसेस चल रहा है लर्निंग का, और बीच बीच में उनसे क्वेश्चन टेस्ट लिया जा रहा है, उन्हें उन पे ध्यान, मतलब टीचर जो है उस पर ध्यान रखे हुए हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, उन्हें प्रॉपर ऑब्जर्व कर रहे हैं। कलेक्टिंग एविडेंस एंड प्रेजेंटिंग एविडेंस ऑफ लर्निंग टू अदर्स। कलेक्टिंग एविडेंस, जब उनका फीडबैक आएगा तो फिर देखेंगे, एक जैसे फीडबैक जब टीचर तुरंत ले रहा है तो तुरंत पता चल जाएगा कि इसे आया कि नहीं आया, जो क्वेश्चन ने पढ़ाया, जो जैसे मैथ पढ़ा रहा है उसने पूछा, सम कुछ पूछा, बच्चे को आया तो पता चला कि हाँ आया, समझ में नहीं आया तो पता चलेगा कि बच्चे को समझ में नहीं आया। तो यहाँ से तुरंत के तुरंत एविडेंस मिल जाता है कि बच्चे को कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ पर नहीं आ रही है, तो उसका डायग्नोस किया जाएगा, उसकी रिमेडियल टीचिंग दी जाएगी।
ओके, तो ये एविडेंस होता है प्रेजेंट करने की, दूसरों को भी, दूसरे के सामने भी रखने की, जैसे कि उसके पेरेंट्स में, पेरेंट्स के सामने, टीचर्स के सामने, और खुद स्टूडेंट को दिया जाता है एविडेंस, तुम्हें कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, तुम्हें कहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, असेसमेंट फॉर लर्निंग इन्वॉल्व्स टीचर यूजिंग एविडेंस अबाउट स्टूडेंट्स नॉलेज। यहाँ पे टीचर क्या करते हैं, असेसमेंट करते हैं, जब तो उन्हें एविडेंस वो इकट्ठा करते हैं बच्चे की नॉलेज के लिए, उसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए एंड उसकी स्किल के लिए। अब जब उनकी अंडरस्टैंडिंग, उनकी नॉलेज, उनकी स्किल पता चलेगी, तभी तभी टीचर भी समझेंगे कि हाँ, मुझे टीचिंग कहाँ तक करनी चाहिए। अगर बच्चे की जो लर्निंग है वो अच्छे से नहीं हो पा रही, तो टीचर सोचेगा कि हाँ, मुझे और थोड़ा इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, अपने टीचिंग में थोड़ा और समझाना चाहिए, या दूसरे तरीके से समझाना चाहिए, या लर्निंग स्टाइल में कोई चेंज करना होगा, तो टीचर भी समझेगा कि उसकी टीचिंग में कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। समटाइम्स रेफर टू एज फॉर्मेटिव असेसमेंट, मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसे फॉर्मेटिव असेसमेंट कहते हैं, क्योंकि देखिए फॉर्मेटिव असेसमेंट्स क्या होता है, बीच बीच में बच्चे को टेस्ट लेना, बच्चे को रेनफोर्समेंट करना, उसे डायग्नोस करना, मतलब कि उसे प्रॉब्लम क्या आ रही है उसे डायग्नोस करना, उसका निदान करना, ठीक है, उसे क्विज़ देना, और उसे असाइन, मतलब कि ऑब्ज़र्व करना, उसे ऑब्जर्वेशन करना, या फिर डिस्कशन करना, क्वेश्चनिंग करना, ये सब किस में आता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट में ही आता है आपका। तो इसलिए इसे फॉर्मेटिव असेसमेंट भी कहते हैं। इट यूजुअली अकर्स थ्रू आउट द टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस टू क्लैरिफाई स्टूडेंट लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग। ये पूरे टीचिंग प्रोसेस के दौरान ही बच्चे से क्वेश्चन किया जाता है, उनकी लर्निंग देखी जाती है, उनकी अंडरस्टैंडिंग देखी जाती है, तो कि मतलब कि देखा जाता है कि बच्चे की लर्निंग प्रोसेस कैसी हो रही है। ओके, तो यहाँ से क्लियर होता है बच्चे की लर्निंग अच्छी हो रही है या नहीं हो रही है। द एम्फेसिस शिफ्ट फ्रॉम समेटिव टू फॉर्मेटिव असेसमेंट इन असेसमेंट फॉर लर्निंग। Assessment for learning happens during the learning, often more than once rather than at the end। देखिए, यही जो मैंने आपको बताया वही सेम है कि असेसमेंट क्या होता है, लर्निंग प्रोसेस जब हो रही है, लर्निंग टीचर क्लास में पढ़ा रहा है उसी दौरान होता है ये सारी असेसमेंट फॉर लर्निंग, तभी किया जाता है। आकलन तभी होता है बच्चे का जब वो पढ़ते रहता है क्लास में, बीच बीच में उससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ऑफन मोर देन वंस रेदर देन दी एंड, एक से अधिक बार उनसे उनका उनका असेसमेंट किया जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा उनकी असेसमेंट की जाती है अंत तक, जब तक क्लास ख़त्म नहीं हो जाती उनसे बार बार उनका असेसमेंट किया जाता रहता है। तो यही क्या है, असेसमेंट फॉर लर्निंग, क्योंकि ये है ही वही टॉपिक कि अधिगम के लिए आकलन हो रहा है, कि वो सीख क्या रहा है उसके लिए उसका आकलन हो रहा है। ठीक है, देखते जा रहे हैं बीच बीच में वो कितना पढ़ रहा है, कितना नहीं समझ में आ रहा है उसको। स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड एग्जैक्टली, यहाँ पे स्टूडेंट्स भी एग्जैक्टली समझ जाते हैं कि व्हाट दे आर टू लर्न, कि उन्होंने क्या सीखा। उन्हें ऑब्वियसली पता ही चल जाएगा कि जब जैसे जैसे टीचर पूछता जाएगा बीच बीच में, तो उन्हें समझ में आता रहेगा कि अगर क्वेश्चन पूछ लिया टीचर ने और उन्हें नहीं आता, समझ में आ जाएगा कि नहीं, ये चीज़ मुझे नहीं समझा, ठीक है, और कौन सा चीज़ समझा वो उन्हें तुरंत पता चल जाएगा। इस जब प्रॉपर उनकी असेसमेंट होती रहेगी क्लास में ड्यूरिंग लर्निंग टीचिंग प्रोसेस। व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड फॉर ऑफ देम, उनसे क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है, टीचर मतलब कि टीचर क्या चाहते हैं उनसे, कि उनकी लर्निंग कहाँ तक हो, उनका लेवल कहाँ तक होना चाहिए, उनसे क्या एक्सपेक्टेशन है टीचर्स को, ये भी उन्हें पता चल जाता है। एंड आर गिवन फीडबैक एंड एडवाइस ऑन हाउ टू इम्प्रूव देयर वर्क, और उन्हें फीडबैक भी दी जाती है और एडवाइस भी दिया जाता है कि उन्हें किस तरीके से अपने आप को इम्प्रूव करना है। अब उनकी जो लर्निंग है अगर इम्प्रूव नहीं हो रही है तो किस तरीके से इम्प्रूव होगा, उन्हें फीडबैक के थ्रू बताया जाता है। ओके, देखिए पॉइंट वाइज देखते हैं कि असेसमेंट फॉर लर्निंग क्या है। रिफ्लेक्ट्स अ व्यू ऑफ लर्निंग इन विच असेसमेंट हेल्प स्टूडेंट्स लर्न बेटर रेदर देन जस्ट अचीव अ बेटर मार्क। असेसमेंट फॉर लर्निंग क्यों की जा रही है, क्योंकि बार बार रिफ्लेक्ट करने के लिए कि उन्होंने लर्निंग में क्या सीखा, क्या नहीं सीखा, और कौन सी असेसमेंट बच्चों को हेल्प कर रहा है और कौन सा बेटर रहेगा, कि उनका देखिए जो उनका मार्क्स है, बेटा मार्क्स से ज़्यादा उन्हें इसलिए अचीवमेंट, उन्हें इसलिए किया जाता है असेसमेंट कि बच्चे ने क्या सीखा, क्या पढ़ा, क्या समझा, इसलिए उनका असेसमेंट किया जाता है। एक बेटा मार्क के लिए, सिर्फ एक बेटा मार्क्स के लिए उनका नहीं किया जाता असेसमेंट। यहाँ पे सिर्फ उनकी लर्निंग के लिए, लर्निंग इन्हेंस करने के लिए, इंक्रीज़ करने के लिए उनका असेसमेंट किया जाता है। इन्वॉल्व्स फॉर्मल एंड इनफॉर्मल असेसमेंट एक्टिविटीज़ एज पार्ट ऑफ लर्निंग एंड टू इन्फॉर्म द प्लानिंग ऑफ फ्यूचर लर्निंग। इस यहाँ पे दोनों तरह की असेसमेंट होती है, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एक्टिविटीज़ जो लर्निंग में होती है, जिससे कि उन्हें पता चलता है कि उनकी फ्यूचर लर्निंग की प्लानिंग क्या होने वाली है, किस तरीके की होने वाली है, क्योंकि ये फ्यूचर लर्निंग के प्लानिंग के लिए ये धीरे धीरे बच्चे को सिखाते जाएंगे ताकि वो नेक्स्ट के लिए प्रिपेयर रहे, अपने फ्यूचर के लिए एक नेक्स्ट स्टेप के लिए वो प्रिपेयर रहे। ओके,
इंक्लूड्स क्लियर गोल्स फॉर द लर्निंग एक्टिविटी। यहाँ पे क्या होता है कि एक उनका जो गोल है वो क्लियर होता है, सेट होता है कि उनकी जो लर्निंग एक्टिविटी है वो कैसी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, उसमें क्या क्या इंक्लूड्स होना चाहिए, किस किस, जैसे उन्हें क्या देना है, प्रोजेक्ट्स, असाइनमेंट या फिर एक्टिविटीज़, वो सारी चीज़ें फिक्स की जाती है कि उनकी लर्निंग के लिए क्या क्या चाहिए। और एक गोल सेट किया होता है कि हाँ, एक क्राइटेरिया किस लेवल तक बच्चे को पहुँचाना है, यहाँ तक उसकी रीच होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है प्रोवाइड्स इफेक्टिव फीडबैक दैट मोटिवेट्स द लर्नर एंड कैन लीड टू इम्प्रूवमेंट। अच्छे से उसे इफ़ेक्टिव फीडबैक दी जाती है जिससे कि बच्चा मोटिवेट हो सके एंड वो अपने जो भी उसमें खामियां हैं वो इम्प्रूवमेंट कर सके, जो भी उसकी लर्निंग में प्रॉब्लम आ रही है उसे इम्प्रूव कर सके। रिफ्लेक्ट्स अ बिलीफ दैट ऑल स्टूडेंट्स कैन इम्प्रूव। एक बिलीफ दिया जाता है, सबको एक मोटिवेशन दिया जाता है, रिफ्लेक्ट किया जाता है कि हर स्टूडेंट्स एक अपना इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, मतलब यू कैन डू इट, वो वाला यहाँ पे सिचुएशन है कि आप कर सकते हो, आप में वो है कि मतलब आप में वो स्ट्रॉन्ग, आप स्ट्रॉन्ग हो, आप वो सारी चीज़ें कर सकते हो, आप में जो खामियाँ हैं वो आप उसे कंप्लीट कर सकते हो। encourage self assessment and peer assessment as part of the regular classroom routines। क्लासरूम में क्या करता है टीचर असेसमेंट फॉर लर्निंग के दौरान कि बच्चे का इनकरेज करता है, उनको सेल्फ असेसमेंट करता है, खुद को सेल्फ असेसमेट करने के लिए कि आप खुद देखो आपको कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, आप खुद चेक करो कि आपको कहाँ किस सिचुएशन में आपको डिफ़िकल्टीज़ फील हो रहा है, किस किस क्वेश्चन में आप नहीं कंफर्टेबल हो, कौन सा क्वेश्चन आपसे नहीं सॉल्व हो पा रहा है, वो सारी चीज़ें आप खुद असेस करो, खुद को देखो, खुद के अंदर झांको कि मुझे कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। एंड पीयर असेसमेंट, पीयर असेसमेंट मतलब कि अपने फ्रेंड्स के बीच में ग्रुप बना देते हैं, तो वो एक दूसरे का ऑब्ज़र्व करते हैं, एक दूसरे का चेक करते हैं कि उनकी लर्निंग कहाँ तक हुई है, तो इसके लिए भी उनको एनकरेज किया जाता है। तो ये क्या कर दिया जाता है, क्लासरूम का एक रूटीन बना दिया जाता है, रेगुलर बच्चे को टाइम दिया जाता है उन्हें खुद असेसमेंट करने के लिए और पीयर असेसमेंट करने के लिए। इन्वॉल्व्स टीचर्स, स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स रिफ्लेक्टिंग ऑन एविडेंस इन इंक्लूसिव ऑफ ऑल लर्नर्स। इनमें टीचर भी इन्वॉल्व होते हैं, स्टूडेंट्स भी तो होते ही हैं जैसे हमने अभी पढ़ा, एंड पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व किया जाता है इसमें कि रिफ्लेक्ट करे कि उनका क्या एविडेंस है, जो उनकी लर्निंग हो रही है उसमें वो क्या एविडेंस आ रहा है, मतलब क्या कैसी लर्निंग उनकी हो रही है, आप भी ऑब्जर्व करते रहिए। ओके, असेसमेंट फॉर, ये जब ये लाइन हमने पढ़ ली है तो इसलिए हम ये लाइन अभी नहीं पढ़ेंगे। ओके, तो ये लाइन हमने पढ़ लिया है तो ये हम नहीं पढ़ेंगे अभी, यहाँ से पढ़ते हैं। Assessment for learning occurs when teachers use inferences about students' progress to inform their teaching। असेसमेंट फॉर लर्निंग कब होता है, जब टीचर खुद देखता है कि स्टूडेंट्स की, मतलब टीचर ये देखना चाहता है कि स्टूडेंट्स की प्रोग्रेस कहाँ पे हो रही है, टीचिंग उनकी कैसी है। इससे सिर्फ फ़ायदा स्टूडेंट्स को ही नहीं होता, टीचर्स को भी होता है कि उनके टीचिंग में क्या चेंजेस लानी होगी, ये भी टीचर को पता चलता है। इट इज़ फ्रिक्वेंट, फॉर्मल और इनफॉर्मल, इसमें दोनों भी तरह की चीज़ें होती हैं। जैसे मैंने बताया फॉर्मल में जैसे कि आपका आ जाएगा रिटर्न, कमेंट्स, क्वेश्चनिंग, ये सारी चीज़ें, उनका असाइनमेंट, उनका डिस्कशन, डिबेट, ये सारी चीज़ें उनका आ जाएगा। और इनफॉर्मल जैसे पीयर असेसमेंट हो गया और सेल्फ असेसमेंट हो गया, तो ये आ गया आपका इनफॉर्मल में। फॉर्मल में आ गया सब असाइनमेंट वगैरह जो टीचर्स देते हैं सभी बच्चों को। ओके, तो यहाँ पे मतलब स्टूडेंट्स को टाइमली उनका फीडबैक दिया जाता है, टीचर प्रोवाइड करते हैं टीचिंग में, टाइम टू टाइम उन्हें फीडबैक दिया जाता है, तो इससे क्या होता है उनकी लर्निंग प्रोग्रेस में बच्चों को हेल्प मिल जाती है। इट हैज़ अ फॉर्मेटिव यूज़ प्रोवाइडिंग एविडेंस दैट इन्फॉर्म्स। ये क्या होता है, फॉर्मेटिव होता है, तुरंत के तुरंत उन्हें सारा जो भी उन्हें एविडेंस होता है उन्हें मिल जाता है। इससे वो अपना जो प्लानिंग रहता है, शॉर्ट टर्म प्लानिंग करते हैं लर्निंग के लिए कि उन्हें किस तरीके की लर्निंग करनी है। अब हम देखते हैं यहाँ पे रोल ऑफ टीचर इन असेसमेंट फॉर लर्निंग। असेसमेंट फॉर लर्निंग अकर्स थ्रू आउट द लर्निंग प्रोसेस। यहाँ पे असेसमेंट फॉर लर्निंग टीचर तब करता है जब लर्निंग प्रोसेस चलती रहती है, जब टीचर पढ़ाता रहता है तभी बीच बीच में उनका असेसमेंट किया जाता रहता है, वही होता है असेसमेंट फॉर लर्निंग। इट इज़ इंटरेक्टिव विद टीचर्स। यहाँ पे स्टूडेंट्स एंड टीचर दोनों आपस में इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते रहते हैं, डिस्कशन करते रहते हैं और क्वेश्चन आंसर करते रहते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, अलाइनिंग इंस्ट्रक्शन, मतलब यहाँ पे उनका जो इंस्ट्रक्शन है जो टीचर दे रहा है उसे इंस्ट्रक्ट करते रहता है टीचर, और उन्हें सपोर्ट भी देता रहता है बीच बीच में, अगर उन्हें कहीं पे प्रॉब्लम आ रही थी तो उन्हें
सपोर्ट भी करता रहता है और इंस्ट्रक्शन अरेंज करता रहता है टीचर कि आपको एक जैसे कि अभी कुछ टेस्ट पूछा, फिर क्विज़ दे देगा, फिर लास्ट में क्या होगा, जब हो जाएगा लेसन कंप्लीट हो जाएगा तो फिर क्वेश्चन आंसर बोल देगा करके देने के लिए। तो इस तरीके का वो इंस्ट्रक्ट करते रहता है। आइडेंटिफाइंग पर्टिकुलर लर्निंग नीड्स ऑफ स्टूडेंट्स और ग्रुप्स। देखिए मतलब यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है कि उनकी लर्निंग नीड क्या है। हर जो स्टूडेंट्स हैं, जितने सारे स्टूडेंट्स हैं, उनकी लर्निंग नीड्स क्या क्या हैं, किसको कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, किसको किस एरिया में समझ में नहीं आ रहा है, किसको किस एरिया में उन्हें हेल्प करने की ज़रूरत है। ठीक है, जैसे किसी स्टूडेंट्स को मैथ्स में प्रॉब्लम हो सकती है, किसी स्टूडेंट्स को ये इंग्लिश में प्रॉब्लम हो सकती है। तो अलग अलग सब्जेक्ट में अलग अलग प्रॉब्लम हो सकती है। किसी को कुछ नहीं समझ में आता तो किसी को कुछ नहीं। तो वहाँ पे हर एक पर्सन को ध्यान में रखते हुए टीचर को असेसमेंट करना होता है, ताकि एक एक जो स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे हर किसी की लर्निंग में इम्प्रूवमेंट आता रहे, उनका जो लर्निंग है उनका नॉलेज है वो बढ़े। सेलेक्टिंग एंड अडेप्टिंग मटेरियल्स एंड रिसोर्सेज। देखिए टीचर क्या करता है, कुछ बच्चों के लिए रिसोर्सेज इकट्ठा करता है, सेलेक्ट करता है कि बच्चों को किस तरीके की लर्निंग अच्छे से समझ में आएगी, किस तरीके की टीचिंग उन्हें अच्छे से समझ में आएगी, किस तरीके की मटेरियल उन्हें मतलब अच्छा लगेगा जिससे वो सीख पाएंगे। जैसे टीचर्स को अगर छोटे बच्चे हैं तो उन्हें डिमॉन्स्ट्रेट करके या फिर मॉडल टीचिंग एड्स के थ्रू, टीचिंग मॉडल के थ्रू उन्हें समझाना। ओके, या फिर नहीं समझ में आ रहा है कुछ चीज़ें, उन्हें प्रैक्टिकली करके दिखानी तो उन्हें वीडियो करके दिखाएं, ऑडियो सुनाएं किसी चीज़ की, कोई एनिमेशन वाली वीडियोस दिखाएं ताकि बच्चे वो जल्दी कैप्चर कर लेते हैं। तो इस तरीके का सेलेक्ट करना रिसोर्सेज जो बच्चे अडेप्ट कर सकें और उससे वो समझ सकें। ठीक है, नेक्स्ट है क्रिएटिंग डिफ्रेंशिएटेड टीचिंग स्ट्रेटजीज एंड लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर हेल्पिंग इंडिविजुअल स्टूडेंट्स मूव फॉरवर्ड इन देयर लर्निंग। तो यहाँ पे टीचर को क्या चाहिए कि वो जो उनकी टीचिंग है और जो उनकी टीचिंग स्ट्रेटजीज़ है उन्हें उसमें क्या डिफ्रेंशिएट करते रहना, समय समय पे चेंजेस करते रहना, कुछ अलग तरीके का पढ़ाना जिससे कि बच्चे को अलग अलग तरीके के पढ़ने की अपॉर्चुनिटीज़ प्राप्त हो सके, उन्हें हेल्प मिल सके अलग अलग बच्चों को कि उन्हें आगे बढ़ने के लिए मतलब कुछ अलग तरीके की लर्निंग करने के लिए उन्हें और एक अपॉर्चुनिटीज़ मिल सके। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि टीचर आया और सिर्फ ब्लैक बोर्ड पे लिख के चला गया, सिर्फ क्वेश्चन आंसर कुछ किया चला गया, तो उससे बच्चों की लर्निंग उतना इन्हेंस नहीं होती, ना ही उनमें एक इंटरेस्ट आता है। इंटरेस्ट कब आता है बच्चों का, जब थोड़ा अलग अलग हो, आज कुछ अलग तरीके से पढ़ाया, परसों कुछ अलग तरीके से पढ़ाया। मतलब बताया मैंने आपको कि टीचिंग एड्स से, टीचिंग मॉडल से या फिर वीडियो ऑडियो कुछ अलग चेंजेस लाके, ताकि बच्चे इंटरेस्ट ले, थोड़ा क्रिएटिविटी रहती है तो बच्चे ज़्यादा सीखने में वो अपनी रुचि दिखाते हैं, इंटरेस्ट दिखाते हैं। ओके, नेक्स्ट है प्रोवाइडिंग इमीडिएट फीडबैक एंड डायरेक्शन टू स्टूडेंट्स। देखिए टीचर पढ़ाता रहता है वहाँ पे बच्चे को, तो तुरंत के तुरंत उसे फीडबैक भी देना चाहिए और डायरेक्शन भी देना चाहिए। जैसे कि टीचर ने देखा कि बच्चे को यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, मैथ्स में प्रॉब्लम आ रही, किसी फार्मूला को समझ में नहीं आ रहा है उसे, या फिर कोई साइंस का कुछ अगर है क्वेश्चन जो उसे समझ में नहीं आ रहा है, तो तुरंत के तुरंत उसे फीडबैक दे कि यहाँ पे आपको क्या चीज़ नहीं समझा, आप किस चीज़ को क्यों नहीं समझे, कहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो रही है, वो चीज़ उनसे पूछे और उनका फीडबैक ले। और तुरंत के तुरंत उन्हें डायरेक्शन भी दे कि आप तुरंत के तुरंत ये चीज़ करो। जैसे कि आपको अगर कुछ एक्सपेरिमेंट दे दिया साइंस का कुछ बच्चों के साथ में, तो मतलब तुरंत उनका डायग्नोस किया जाना चाहिए और तुरंत उनकी रिमीडियल टीचिंग दी जानी चाहिए, ताकि बच्चे को तुरंत उसका फीडबैक मिल जाए और तुरंत उसका डायग्नोस भी किया जाए और तुरंत उसका इलाज भी कर दिया जाए कि हाँ उसको जो भी प्रॉब्लम आ रही है उसे दूर किया जा सके। ओके, टीचर्स ऑल्सो यूज़ असेसमेंट फॉर लर्निंग टू इन्हेंस स्टूडेंट्स। टीचर क्यों यूज़ करते हैं असेसमेंट फॉर लर्निंग, अधिगम के लिए आकलन क्यों यूज़ कर सकते हैं, ताकि उनकी जो लर्निंग है वो इन्हेंस हो सके, मोटिवेशन उन्हें मिल सके, वो मोटिवेट हो सके, एंड कमिटमेंट टू लर्निंग अपनी सीखने की जो उनकी जो प्रक्रिया है, जो उनकी लर्निंग है उसके लिए कमिटमेंट हो सके वो। ठीक है, कि मुझे अभी सीखना ही सीखना है, मुझे इस चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे इसमें बढ़ना ही है। अगर टीचर मोटिवेट करता है तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को लगता है कि या आई कैन डू इट। जब टीचर बोलते हैं यू कैन डू इट तो टीचर स्टूडेंट्स को भी लगता है कि हाँ मैं ये चीज़ कर सकता हूँ। व्हेन टीचर्स कमिट टू लर्निंग एज द फोकस ऑफ असेसमेंट, जब टीचर कमिट हो जाता है लर्निंग के लिए कि उनका असेसमेंट पे फोकस करना है, दे चेंज द क्लासरूम कल्चर एनवायरनमेंट टू बेनिफिट ऑफ स्टूडेंट्स। तो वो क्लासरूम का जो एनवायरनमेंट है उससे भी थोड़ा चेंज करते हैं ताकि बच्चों को इससे बेनिफिट मिल सके। ठीक है, मतलब कि टीचर वो हर
कोशिश ट्राई करेंगे जिससे कि बच्चों को लर्निंग में इंटरेस्ट आए, बच्चा सीख सके और उसका वो बेनिफिट उठा सके। ठीक है, उसे प्रॉफिट हो उसकी लर्निंग में, उसकी लर्निंग इन्हेंस हो। इसलिए टीचर भी चेंज करते रहता है अपनी लर्निंग में भी, और करते रहना भी चाहिए टीचर को अपनी लर्निंग में और टीचिंग में। और उसकी जो स्ट्रेटजीज़ है टीचिंग की, उसकी जो प्लान्स रहते हैं, प्लान बनाते हैं वो लोग आपका टेस्ट के लिए, असाइनमेंट के लिए, तो उनको हर बार थोड़ा अलग अलग चीज़ें देनी चाहिए ताकि बच्चे की जो लर्निंग है वो इन्हेंस हो सके। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, ये हो गया आपका कि टीचर का रोल क्या होता है असेसमेंट फॉर लर्निंग में। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे व्हाट डू यू मीन बाय असेसमेंट ऑफ लर्निंग। ये अलग है, जो मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, तो उसमें टीचर्स का क्या रोल होता है वो देखेंगे, थोड़ा इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल प्लीज़।